गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है डीपीपी सॉल्विंग सेशन में। मैं रितेश चौधरी आज आपके लिए एक 10 प्रॉब्लम का डीपीपी सेट लेकर आया हूं। मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों हमारा है कि जेई मेन जनवरी सेशन से पहले एक एक्सट्रीम एक्सपोजर जो है आपको हर एक टॉपिक से फिजिक्स में मिल जाए, जिससे कि आप एक बहुत बेहतर स्कोर जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है रे ऑप्टिक्स। कोर्स आपको पता है बच्चों, काफ़ी हाई वेटेज का जो है चैप्टर में से एक चैप्टर में से रे ऑप्टिक्स हमारा आता है। कुछ टॉपिक्स जो कि कवर किए गए हैं आपके लिए: रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, ऑलराइट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड प्रिज्म। तो ऐसे 4 टॉपिक को हमने रखा है बच्चों। ठीक है, और आई होप आपको बहुत ही जो है अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लाए गए हैं। कोई ऑर्डिनरी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते, है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम पर्पस में से हमने बनाया है, एग्जाम में आपको उससे हेल्प मिले। ऑलराइट, तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी बहुत सारे बेहतरीन डीपीपीज जो है वो आपके लिए लाइनअप हो रखा है। ठीक है, now problem 1, choose the correct mirror image of object as shown in the following figure। बच्चों हमारे पास प्लेन मिरर गिवन है, तो प्लेन मिरर से आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा फ्रॉम प्लेन मिरर, उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज भी बनना है। ऑलराइट, अब देखिए यहां से, देखिए बच्चों, यहां से ये डिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना ही यहां से ये डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस ये होना चाहिए उतना ही ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें बच्चों ध्यान समझिएगा, इस एरो को यहाँ पे रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और इस एरो को यहाँ पे रखना पड़ेगा। आइए ढंग से थोड़ा बना ले। एक एरो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, दूसरा एरो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। अब ये कौन सा इमेज है बच्चों? ऐसे आप कहोगे कि सर ये तो थर्ड इमेज है, और थर्ड ही हमारा बिल्कुल करेक्ट इमेज है। ऑलराइट, तो ऐसे ही हमें फाइंड करना चाहिए था। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम at distance from the mirror. Okay, तो the image formed by plane mirror is at same distance from the mirror, same distance पे होना चाहिए, है ना। Now problem number 2, a cube of side 2 meter is placed in front of a concave mirror of focal length 1 meter with its face A at a distance of 3 meter and face B at a distance of 5 meter from the mirror. The distance between the images of face A and B and heights of image of A and B are respectively। बच्चों जो प्रॉब्लम में गिवन है उसको अगर अपन देखें तो ए जो फेस हमारा है वो कितना दे रखा है? 3 मीटर पे है फ्रॉम द पोल ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, एंड ऑल्सो focal length of this concave mirror is 1 meter. Since we know that by sign convention focal length is negative for concave mirror, so f will be minus 1 meter. And object A, let's consider object A. First we consider object A. Object distance u is equals to minus 3 meter. Focal length f is minus 1 meter. We can find image distance, that is v, by using mirror formula. Okay, using mirror formula, using mirror formula, 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. So 1 upon v is equals to 1 upon f. 1 upon f is minus 1. Minus का 1 upon u is minus 3. So 1 upon v is minus 1 minus minus plus 1 upon 3. Minus 3 plus 1, that is minus 2 upon 3. Alright. So from here v will be minus 3 upon 2. That is minus 3 upon 2 is minus 1.5 meter.
This is object distance, image distance of A from the mirror. So we can write here VA is equals to minus 1.5 meter. Now consider face B as our object. Okay, object B, object B. So face B will be our object now. Since B is at 3 plus 2, 5 meter from the mirror. How 3 plus 2? See, this is 3 meter and this one is 2 meter. So 3 plus 2 will be 5 meter. Alright. So face B is at 5 meter from mirror. So my U will be minus 5 by sign convention. Again focal length is minus 1. Use mirror formula 1 upon V plus 1 upon U. U is minus 5 which is equals to 1 upon F, that is minus 1. 1 upon V is equals to minus 1, plus minus minus will go there, go that side, and it will be plus ka 1 upon 5. Minus 5 plus 1, that is minus 4 upon 5. Here V will be minus 5 by 4 meter. Minus 5 by 4 meter. Alright. So this is image distance of B. Image distance of B. What we have to find is the distance between images of face A and B. We have to find distance between image face. So here it is minus 5 by 4 and here it is minus 1.5. Can we write VB as VB is equals to minus 4 1 ja 4, okay, point 10, 4 2 ja 8, 0 4 5 ja. So this is nothing but minus 1.25. We have to find distance between images. Distance between images will be VA minus VB. VA minus VB, that is 1.5. Student, minus sign just denote that the image formed is real and inverted. Alright. So don't take tension that it should be minus 1.5. Minus just denote that the object is in front of concave mirror which is real and inverted in nature. So distance will be 1.5 from pole minus 1.25. 1.5 minus 1.25. Alright. So 1.5 minus ka 1.25, that will be 0.25 meter. So distance between images will be 0.25 meter. Now look after the option A, B, C and D. Only fourth option tells that distance between the images is 0.25. Neither 1, neither 2, neither 3. Alright. So fourth will be our correct answer. Okay, now come to next problem. Also find height of image of A and B respectively. We have to find height of image of A and B. We can find by using magnification formula. So let's start from A. Start for A. Magnification M is height of image upon height of object, which is equals to minus V upon U. Alright. So height of image, I don't know what is height of image, but height of object is the side length of cube is nothing but 2 meters. Okay, side length is 2 meter. It is given here that a cube of side 2 meter. That means side length is 2 meter. Hi by 2 is equals to minus ka V. We know VA, that is minus 3 by 2. Alright, minus 3 by 2 divided by U. U is, student, U is minus 3. U is minus 3. So minus minus will get cancelled out. 3 will get cancelled out. It will be minus 1.5. Sorry, minus 1 upon 2. 2 and 2 also get cancelled out. So height of image of A, HI will be minus 1. What minus sign denote? Minus sign denote that the image is inverted in nature. So 1 meter, basically height of image is 1 meter. Height of image is 1 meter. And it is here in option 4 also, height of image is 1 meter. Alright. Now come to height of image of B.
We have to calculate height of image for B. Again, student, using the same formula hi by ho, height of image upon height of object. Again, B is 2, which is equals to minus V. V is minus 5 by 4 and U is 5. So 5 get cancel out, and not 5, minus minus also got cancel out. Here hi upon 2 is equals to minus 1 by 4. 2 1 ja 2 2 ja. That is height of image of B will be minus 0.5 meter. Height will be 0.5, minus sign denotes that it is inverted in nature. So minus 0.5 में 0.5 is the height of image of B. So option 4 will be basically the correct option. I hope हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। और अगर आप डीपीपी सॉल्यूशन देख रहे हैं बच्चों, डीपीपी सॉल्विंग सेशन अगर आप देख रहे हैं, एकमात्र ये सेशन सॉल्विंग का नहीं है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ को हम कितने डिटेल में जो है उन सारी बातों को हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा किया गया है ना। जैसे कि अगर आप सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस डीपीपी सेशन में कर लेते हो तो आपको ऑफ कोर्स आपका जो सिलेक्शन होगा वो बहुत ही अच्छे रैंक पे हो जाएगा, है ना। तो आप हर एक प्रॉब्लम को, डीपी के हर एक प्रॉब्लम को आप स्क्रीन को होल्ड करके आप खुद से जरूर सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन आप जरूर देखें, ठीक है। Problem number 3 is a candle is placed 20 centimeter from the surface of a convex mirror and a plane mirror is also placed so that the virtual image in the two mirrors coincide. If the plane mirror is 12 centimeter away from the object, what is the focal length of the convex mirror? बच्चों ये सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक रे डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, है ना। रे डायग्राम से आपको सबसे बेहतर क्लैरिटी जो है वो रे डायग्राम से ही आने वाला है। लेट्स से हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे से आपने ऐसे पॉलिश कर दिया है। अब ध्यान समझिएगा, एक अपन क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेते हैं, है ना। एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। कह रहे हैं कि कैंडल इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सो बच्चों यहाँ इसको हम पोल कहते हैं। पोल से 20 सेंटीमीटर पे आपने एक कैंडल को रख दिया है, ठीक है। लेट्स से ये वो कैंडल है, 20 मीटर पे आपने एक कैंडल रख दिया है। एंड अ प्लेन मिरर इज ऑल्सो प्लेस सो दैट वर्चुअल इमेज इन द टू मिरर कोइंसाइड्स। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ से जो रे जाएगा, यहाँ से जो रे जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चला जाएगा और कहीं ना कहीं इमेज कहाँ पे बनेगा, इधर कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अब कह रहा है बच्चों कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो भी तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो आप क्या कीजिए, प्लेन मिरर को भी जो है, ठीक है, प्लेन मिरर को भी यहाँ पे पहले तो अलाइन कर दीजिए, यहाँ पे खड़ा कर दीजिए। हमने क्या किया, प्लेन मिरर को, इफ प्लेन मिरर इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर। लेट्स से बच्चों हमने ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर पे एक प्लेन मिरर को रख दिया है, ऑब्जेक्ट से 12। सो ये अगर बच्चों 12 सेंटीमीटर हो गया तो ये बाकी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट अगर 12 सेंटीमीटर पे प्लेन मिरर से है तो क्या इमेज 12 सेंटीमीटर बैक में बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो बच्चों 8 सेंटीमीटर तो यहाँ हो गया, लेट से कुछ ना कुछ इमेज जो है 4 सेंटीमीटर और इधर कर दीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बच्चों हमें बनाना है और कोइंसाइड कर देना है दोनों मिरर की वजह से। ऑलराइट, तो अब मैं इसको हटाता हूँ, रे डायग्राम को हटाता हूँ। बहुत ही सिंपल पिक्चर आपके सामने है बच्चों कि एक प्लेन मिरर जो है वो इमेज कहाँ बनाएगा, बिहाइंड द मिरर। कितने पे बनाएगा, अगर ऑब्जेक्ट से 12 पे है तो इमेज भी 12 सेंटीमीटर बिहाइंड बनना चाहिए। अब यहाँ से हमने देखा कि भैया ये तो 8 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना रहा होगा, 4 सेंटीमीटर रहा होगा। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, इमेज कह रहा है दोनों मिरर की वजह से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर भी इमेज तो वहीं पे बनाया है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर हमें क्या सब पता है, आप कहोगे सर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर दैट इज -20 सेंटीमीटर, हमें इमेज डिस्टेंस पता है फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, पोल से लेते हैं जो कि हो जाएगा प्लस का 4 सेंटीमीटर। सो
फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या कॉन्वेक्स मिरर का? बिल्कुल। आपको हो गए यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ. So using mirror formula, 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F. All right. 1 upon V is plus 4 plus का 1 upon U is minus 20 which is equals to 1 upon F. All right बच्चों, यहाँ से देखिए 4 और 20 का एलसीएम 20 ले लीजिए, प्लस 4 5 जा, प्लस का 5 माइनस 21 जा, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन. ऑलराइट, तो यहां से बच्चों हमें क्या मिलेगा? 5 माइनस 1 विल बी 4, 4 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. 4 1 जा, 4 5 जा, focal length will be 5 centimeter, and since it is convex mirror, so focal length must be positive, that is plus 5 centimeter, which is our option number 4. All right, so option 4 is our correct answer. A ray of light is incident on a medium with angle of incidence I and refracted into a second medium with angle of refraction r. The graph of sin I versus sin r is as shown in the figure. Then the velocity of light in the first medium is n times the velocity of light in the second medium. What should be the value of n? बच्चों, a ray of light is incident on a medium with angle of incidence I is refracted into a second medium कह रहा है, तो क्यों ना हम क्या करें, दोनों मीडियम का स्नेल्स लॉ यूज करें, है ना. ये दोनों मीडियम को अगर सेपरेट कर रहे हो भाई, तो आप स्नेल्स लॉ तो यूज कर ही सकते हो. बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो करते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. आइए बच्चों, दोनों मीडियम को अपन यहाँ पे क्लब कर लें, फिर ग्राफ्स वगैरह सब बना देंगे. स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. बिल्कुल कहता है बच्चों. वाई एक्सिस पे साइन आई है, तो आप क्या करो, साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 साइन आर लिख लो. कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत है. चलिए इसको कंपेयर करते हैं एक इक्वेशन से. कौन सा इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. क्या y एक्सिस पे साइन आई है? ठीक है. m इंटू एक्स, क्या x एक्सिस पे साइन आर है x एक्सिस पे साइन आर है बच्चों. तो m क्या है? स्लोप है. स्लोप कितना है? म्यू टू बाय म्यू वन. c क्या है? इंटरसेप्ट. कुछ नहीं है तो जीरो लिख दूं, तो इंटरसेप्ट क्या है? जीरो. इसलिए अगर आप देखिए कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चों. कंपेयर किया हमने तो हमें स्लोप जो है m वो मिल चुका है μ2 बाय μ1. लेकिन आप कहोगे सर इस ग्राफ का स्लोप तो tan थीटा होना चाहिए और थीटा की वैल्यू 60 होना चाहिए. सो tan 60. ऑलराइट, tan 60 की वैल्यू √3 होगा. सो बच्चों यहाँ से μ2 इज इक्वल्स टू √3 μ1, ऐसा कुछ आ गया. आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही रहने दे सकते हैं, μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू √3. ऑलराइट बच्चों, आइए अब आगे का काम देखते हैं. किससे रिलेट करना है? देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज n टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. अब इस स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं अपन. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज v1 is equals to n times of velocity of light in second medium v2. What is the value of n? बच्चों एक बार v लिखते तो हैं, क्या होगा? आप कहोगे कि सर लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? v को हमने रिलेट तो किया है म्यू से, म्यू इक्वल्स टू c अपॉन v. सो v विल बी, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यू क्या होता है? c अपॉन v. तो v क्या हो जाएगा? c अपॉन म्यू. तो v1 को क्या मैं c अपॉन म्यू1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं. n टाइम्स ऑफ v2 को क्या मैं c अपॉन म्यू2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं. c ने c को कैंसिल आउट किया. हमें n की वैल्यू चाहिए बच्चों. देखिए यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा, म्यू2 को इधर भेजिए, ऊपर आ गया, म्यू1 नीचे. म्यू2 बाय म्यू1 तो भैया √3 है. तो बच्चों n की वैल्यू लीजिए, बातों बातों में आ चुका है. n की वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया. आई होप बच्चों बहुत ही ढंग से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. अच्छे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों इस पूरे डीपी में. तो आप जो भी स्टार्ट करते हैं डीपी देखना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा. जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसको एक अच्छे तरीके से जो अप्लाई करना है वो आपको ये डीपीपी सॉल्विंग सेशन में मिल जाएगा. ऑलराइट, तो अपने टैब का एकमात्र सेशन है जिसमें आप करें और अच्छा स्कोर आप नीट में कर सकते हैं. बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है. आपको चाहे थ्योरी अच्छे से आता हो नहीं आता हो, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. तो एक बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है आप नीट में ला सकते हैं. जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, आई होप क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि जेई मेन के लेवल का तो बिल्कुल है. ठीक है ना. प्रॉब्लम नंबर 5.
A beam of light propagates through a medium 1 and falls onto another medium 2 at an angle alpha 1 as shown in the figure. After that, it propagates in medium 2 at an angle alpha 2 as shown in the figure. The light's wavelength in medium 1 is lambda 1. What is the wavelength of light in medium 2? आइए बच्चों, अगर सबसे पहले अपन देखें इस इंटरफेस की बात करें तो इस इंटरफेस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, कहोगे आप स्नेल्स लॉ लगा दो सर, अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो पहला काम है हमारा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, we can say mu1 sin of alpha 1 is equals to mu2 sin of alpha 2. All right, but here mu is not mentioned. यहाँ तो mu तो दिया ही नहीं है बच्चों, तो क्या करना होगा, आप कहोगे सर वेवलेंथ दिया है ना, उसका काम बनाते हैं अपन, इसको इक्वेशन 1 लिख के बैठ जाते हैं। आइए अब वेवलेंथ से म्यू को रिलेट किया जाए। आप कहोगे कि सर म्यू होता है c अपॉन वी, और v क्या होता है स्पीड, स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकते हैं, पढ़ाया हमने ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स अब बीम जो है, अ बीम ऑफ लाइट, तो उसका वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी तो बच्चों सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि सर म्यू1 की जगह आप लिख सकते हो c, तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, लैम्डा 1 लिख सकते हो। सिमिलरली म्यू2 के लिए क्या लिख सकते हैं, कहोगे c और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, लैम्डा 2 लिख सकते हो। आइए बच्चों इक्वेशन 1 को फिर से एक बार रिविजिट करते हैं अपन, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 म्यू वन को मैं लिखता हूं c अपॉन फ्रीक्वेंसी f लैम्डा 1 इंटू क्या है बच्चों, इंटू है साइन अल्फा 1 विच इज इक्वल्स टू म्यू टू इज c अपॉन फ्रीक्वेंसी लैम्डा 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा 2। ठीक है बच्चों, कहोगे सर c से c कैंसिल, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज लैम्डा 2 चाहिए। साइन अल्फा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा 2 अपॉन लैम्डा 2, साइन अल्फा 2 अपॉन लैम्डा 2, यही तो गिवन है बच्चों, हमें लैम्डा 2 चाहिए, ठीक है। फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा 2 साइन अल्फा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 साइन अल्फा 2, सॉरी। सो लैम्डा 2 इज साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 इंटू लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, क्या है हमारा, लैम्डा 2 इज साइन अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 1 इंटू लैम्डा 1, कहोगे सर ये तो ऑप्शन नंबर 2 है, साइन अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 1 इंटू लैम्डा 1। ऑलराइट, तो सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। A cubic container is filled with a liquid whose refractive index increases linearly from top to bottom. All right बच्चों, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, कि एक क्यूबिक कंटेनर है, उसको आपने क्या किया है, फिल कर दिया है किसी एक लिक्विड से, और जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है लिनियरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बच्चों इंक्रीज करेगा तो जो रे ऑफ लाइट होगा वो क्या करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा, है ना, मानते हो आप। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे रे क्या करेगा, रे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा। अगेन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 और 4 को देखिए, 3 कह रहा है यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स है ना, यहाँ के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है वो, तो एक रे जो है वो लीनियरली आया है, लीनियरली क्या हो गया है, आया है, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर से ये वापस ऐसे करके चला गया है, जो कि बच्चों ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जैसे जैसे रे नीचे आएगा वैसे वैसे रे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और आप यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हो, आप दिखाना चाह रहे हो कि रे जो है लीनियर आया है और लीनियरली फिर चला गया है। लीनियर तो बच्चों नहीं होगा, इतना सिमेट्रिक तो नहीं होगा, है ना। तो थर्ड गलत है, और फोर्थ में भी देखिए बच्चों, फोर्थ भी गलत है। अगेन फोर्थ में क्या, अगर इसको मैं नॉर्मल कह दूं तो लीनियर बना है, ये फिर से गलत है। बच्चों फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा,
रे जो है यहां से शुरू हुआ, यहां से रे जो है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं लेट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर रहा हूँ। रे जो है यहाँ से चलते 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 देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, पहले पहले टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ है। अगेन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करता हूं तो रे फिर देखिए चलते 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 जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे रेयरर मीडियम मिल रहा है, क्योंकि नीचे तो डेंसर मीडियम था। ऊपर जैसे जैसे रेयरर मीडियम मिल रहा है वैसे वैसे वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट डिपिक्शन है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है फर्स्ट के साथ। सेकंड में देखिए बच्चों, सेकंड में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करूं तो कह रहा है कि रे जो है धीरे 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 नॉर्मल के पास जा रहा है बच्चों। जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से पास जाएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है, इसका मतलब सेकंड भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट के लिए कुछ अगर स्टेटमेंट लिखना है बच्चों तो आप जरूर लिखें कि एज रे गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it will bend towards normal and vice versa। इसका कन्वर्स भी है बच्चों, अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। या फिर लिख देते हैं इसको वैसे वर्सा हटा के पूरा स्टेटमेंट लिख दें कि एंड रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल when it goes from denser to rarer medium। तो बच्चों जो फर्स्ट है हमारा वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार रे हमारा रेयरर से डेंसर आ रहा है, दूसरे में रे हमारा डेंसर टू रेयरर जा रहा है। तो बिल्कुल फर्स्ट फिगर जो है इस चीज को जस्टिफाई भी कर रहा है। फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑलराइट बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास ब्लॉक एज सोन इन फिगर। इफ थीटा 1 इज इंक्रीज्ड स्लाइटली व्हाट हैपेंस टू थीटा 2। ओके बच्चों, आइए अगर अपन देखें यहाँ पे बच्चों जो गिवन फिगर है हमारा, उसमें अगर एक बार ध्यान दें तो इस पॉइंट पे एंगल थीटा 1 इंसिडेंट रे बना रहा है। ये हमें नहीं पता तो इसको मैं आर कह देता हूँ। बच्चों यहाँ देखें तो ये दोनों यहाँ पे मीट करेगा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल बाकी क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। ठीक है, 90 माइनस आर। अब बच्चों अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस कह रहा है कि लेट से बाहर कोई भी मीडियम नहीं ऐसा स्पेसिफाई है तो एयर ले लेते हैं। 1 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। म्यू क्या है? ग्लास का मीडियम। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ऑलराइट बच्चों, अब यहाँ पे देखिए सेकंड फेस जो है हमारा वर्टिकल फेस, उस पर मैं फिर से स्नेल्स लॉ लगाता हूं। म्यू इंटू साइन ऑफ 90 माइनस आर विच इज इक्वल्स टू, बाहर कोई मीडियम नहीं है तो 1 ले लेते हैं, इंटू साइन ऑफ थीटा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सो म्यू साइन 90 माइनस आर विल बी कॉस आर विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा 2। बच्चों एक चीज है देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम में म्यू कॉस आर आ चुका है, यहाँ पे म्यू साइन आर है। क्या मैं म्यू कॉस आर को म्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर लिख सकता हूं? आप कहोगे हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बच्चों। क्यों? कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 हो जाता है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना रहे मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा? आप कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। अगर बच्चों मुझे कॉस थीटा लिखना रहे तो मैं कैसे लिखूंगा? आप कहोगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। क्या हमने वही सेम काम किया है? हमने कॉस आर के साइन आर के टर्म्स में लिखना था, हमने लिख लिया। अब देखिए बच्चों काम की बात है, कह रहा है कि इफ थीटा 1 इज इंक्रीज्ड स्लाइटली। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर आपने थीटा 1 को स्लाइटली इंक्रीज किया है तो साइन थीटा 1 भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। साइन थीटा 1 इंक्रीज होगा तो म्यू साइन आर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, म्यू तो फिक्स है ना,
तो साइन आर इंक्रीज होगा। अगर थीटा वन इंक्रीज किया आपने तो साइन थीटा वन इंक्रीज हुआ, साइन थीटा वन इंक्रीज हुआ तो साइन आर इंक्रीज हो गया। म्यू तो उस ग्लास ब्लॉक का कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात। दैट मीन्स यहां से ये पता चल चुका है हमें कि साइन आर इंक्रीज होगा। अब आइए बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखिए, म्यू कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, माइनस का साइन स्क्वायर आर। बच्चों साइन आर अगर इंक्रीज होगा तो साइन स्क्वायर आर भी इंक्रीज होगा। साइन स्क्वायर आर इंक्रीज हो गया तो माइनस का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। ओवरऑल ये पूरा म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर छोटा हो जाएगा। और अगर ये बच्चों पूरा का पूरा वैल्यू छोटा हो गया तो आप कहोगे कि सर सब तब तो साइन थीटा टू भी छोटा होगा, दैट मीन्स थीटा टू भी डिक्रीज हो जाएगा। आई होप बच्चों बहुत ही ढंग से आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो थीटा टू विल डिक्रीज स्लाइटली, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो थीटा टू डिक्रीज हो जाएगा स्लाइटली। आई होप बच्चों बहुत ही ढंग से आपको ये पूरा का पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन था, थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बच्चों कि एज थीटा वन इंक्रीजेस, इसको इक्वेशन वन कह देता हूं, इसको इक्वेशन टू कह देता हूं। एज थीटा वन इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेशन वन, sin theta 1 increases, that implies sin r increases from equation 2, if sin r increases then sin theta 2 decreases and it implies theta 2 decreases। अब स्लाइट इंक्रीज किया था तो डिक्रीज भी स्लाइटली ही होगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। ठीक है, ऑलराइट, तो 7 का 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। The velocity of light in a medium is half its velocity in air. If a ray of light emerges from such a medium into air, the angle of incidence at which it will be totally internally reflected is। देखिए बच्चों, लेट्स से हमने क्या किया, एक यहाँ पे इंटरफेस बनाया है। एक रे ऑफ लाइट को अपन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, और कितने पे इंसिडेंस करना है, ऑफ कोर्स एंगल शुड बी क्रिटिकल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रे क्या होगा बच्चों, रे जो होगा वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, रे क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब बच्चों टीआईआर का कंडीशन एक बार यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। हमने देखा था कि जब एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया था तो जो रे है वो क्या किया था, सरफेस को ग्रेज कर गया था। याद है क्या किया था, जो बाउंड्री है उसको ग्रेज कर गया था। ग्रेज किया था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया था, 90 डिग्री। सो यहाँ से बच्चों ये जो मीडियम था ये डेंसर मीडियम था और ये जो मीडियम था ये रेयरर मीडियम था। याद है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो हमने लिखा म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू रेयरर इंटू साइन ऑफ 90। बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 आज गई थी तो म्यू आर अपॉन म्यू डी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी आया था। याद होगा थीटा सी कितना आ गया था, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करना आता है। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि हमें फिर से क्या करना है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड ही करना है। ऑलराइट, कुछ हमें वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या था, म्यू का रिलेशन है। अब हमें वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है तो म्यू को हम वेलोसिटी के साथ रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी से, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी से। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी। सो बच्चों क्या मैं यहां से v को c अपॉन म्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी है एक मीडियम में, किसी मीडियम की बात चल रही है, इट्स हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर। सो v कह रहा है कि एयर में तो c होता है तो c/2 हो जाएगा c अपॉन म्यू। ऑलराइट बच्चों, सो c ने c को कैंसिल आउट किया। अगर अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं
कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से बच्चों मुझे म्यू का वैल्यू 2 के इक्वल दिख रहा है। और ये म्यू किसका है, ये उस मीडियम का है जो कि डेंसर है यहाँ पे, जिससे रे हमारा जा रहा है रेयरर मीडियम में। रेयरर मीडियम क्या है बच्चों, यहाँ पे एयर है, क्योंकि एयर से कंपेयर किया गया है तो रेयरर मीडियम एयर है। जो दूसरा डेंसर मीडियम है उसका म्यू कितना है 2, एयर का कितना होता है 1। ऑलराइट बच्चों, सो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज वो क्रिटिकल एंगल थीटा सी फाइंड करने कहा है, जिस पे रे हमारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गया है। तो आप कहोगे कि सर थीटा सी का एक्सप्रेशन हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा हुआ है, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। हेयर म्यू रेयरर कितना है बच्चों 1 है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डेंसर कितना है बच्चों 2 है, साइन इनवर्स 1/2। सो बच्चों थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/2 को क्या मैं साइन ऑफ 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल। साइन इनवर्स कैंसिल, वो जो एंगल है क्रिटिकल एंगल बच्चों कितना है 30 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पे रे क्या हो जाएगा हमारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आइए 30 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। Problem number 9. A circular beam of light of diameter 2 centimeter falls on a plane surface of glass. The angle of incidence is 60 degree and the refractive index of glass is mu equals to 3/2. The diameter of the refracted beam is, बच्चों हमें डायमीटर रिफ्रैक्टेड बीम का फाइंड आउट करना है, डायमीटर इंसिडेंट बीम का दे रखा है। आइए पहले रे डायग्राम को समझते हैं। हमने बच्चों दो रे लिया है, दोनों रे जो है वो डायमेट्रिकली एंड पोजीशन पे जो होगा लाइट रे हमारा, हमने उसको ड्रॉ कर लिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया है, 60 ले लिया है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता है तो आर ले लिया है, ठीक है। जो एक डायमीटर है वो आपको डी से दिख रहा होगा इंसिडेंट रे के बीच में, और जो दूसरा डायमीटर रिफ्रैक्टेड बीम के बीच में है वो है डी डैश, वो हमने मार्क कर लिया है। पॉइंट पी और क्यू मार्क कर लिया। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। क्या मैं पी पे स्नेल्स लॉ यूज करके आर फाइंड कर लूं? हाँ कर सकते हैं। आप कहो क्यों क्यों कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि म्यू जो है वो 3/2 गिवन है इस मीडियम का। इस मीडियम का कुछ भी नहीं दिया है, एयर ले लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, म्यू 1 साइन 60 इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। म्यू 1 है, साइन 60 √3/2 होगा बच्चों। म्यू 2 3/2 है, साइन ऑफ आर। यहां से बच्चों 2 ने 2 को कैंसिल किया, √3/3 इज इक्वल्स टू साइन आर आ गया। बच्चों आप कहोगे कि सर आर की वैल्यू, सॉरी साइन आर की वैल्यू आ गया आपके पास 1/√3, क्योंकि 3 को √3 लिख सकते हैं, एक √3 ने एक √3 को कैंसिल आउट कर दिया। बच्चों साइन आर हमने फाइंड कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो भैया डायमीटर डी डैश चाहिए। डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पता है। आइए बच्चों इस ट्राइंगल को एक बार पी क्यू, इसको मैं आर कह दूं, पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, उसको हम देखते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल पी आर क्यू, आर यहाँ पे राइट एंगल है। बच्चों अगर ये वैल्यू 60 डिग्री आपको दिख रहा है तो नॉर्मल के साथ टोटल एंगल कितना होना चाहिए नॉर्मल का, इस सरफेस के साथ आपको हो गया 90, जिसमें से ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ये बच्चों 30 हो गया, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बच्चों मैं ट्रायंगल पी आर क्यू में cos 60 लिखना चाहता हूँ। cos 60 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हियर बेस इज डी एंड हाइपोटेनियस इज पी क्यू। सो बच्चों यहां से देखिए पी क्यू को मैं लिख सकता हूं डी अपॉन कॉस 60। बच्चों जैसे साइन 30 1/t, वैसे ही कॉस 60 भी 1/t, सॉरी 1/2, 1/2 करेंगे तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, पी क्यू कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ डी, एंड डी इज 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुका है। आइए पी क्यू का यूज करेंगे। नीचे जो आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, जैसे आपने पी क्यू आर ले लिया, इसको मैं एस कह देता हूं। फ्रॉम ट्राइंगल पी एस क्यू, हेयर एस इज राइट एंगल्ड। अब ट्राइंगल पी एस क्यू में बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल हमारा आर है तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है ये 90 - आर होना चाहिए, क्योंकि टोटल एंगल 90 जिसमें से आर ये हो गया तो ये 90 - आर, ये 90 हो गया तो इसको बच्चों क्या होना पड़ेगा, आर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही क्या बात है बच्चों। मैं cos r लिखना चाहता हूं, cos r विल बी अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हियर बेस इज d डैश, हाइपोटेनियस इज pq।
बच्चों पी क्यू की तो वैल्यू भी पता है अपने को 4, सो डी डैश विल बी 4 cos r, 4 cos r। आप कहोगे कि सर हमें डी डैश चाहिए, सर हमें cos r की वैल्यू अगर पता चल जाए तो डी डैश की वैल्यू पता चल जाएगा। ऑल राइट बच्चों, cos r की वैल्यू के लिए देखिए sin r हमने फाइंड आउट कर रखा है बच्चों। sin r कितना है 1/√3। ओके, सो cos r sin r के बीच में एक रिलेशन है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूं sin स्क्वायर r प्लस cos स्क्वायर r इज इक्वल्स टू 1। शायद आपको याद आ गया होगा। हमें चाहिए cos r, सो cos स्क्वायर r विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर r। बच्चों 1 माइनस साइन आर की वैल्यू कितना लाया आपने 1/√3, स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, लिख दूं मैं डायरेक्ट 1/3। 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। क्या बच्चों cos r हो जाएगा √2/3, बिल्कुल लिख दिया हमने बच्चों। d डैश की वैल्यू चाहिए थी तो 4 लिख लिया, cos r कितना है √2/3। बच्चों इसको सॉल्व कीजिए तो 4 इंटू √2/3, 4 इंटू √2/3 जो कि आएगा 3.26 सेंटीमीटर, 3.26 सेंटीमीटर। बच्चों क्या हमें एक बार ऑप्शन देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। आइए एक बार 3.26 सेंटीमीटर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, और बच्चों यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था और उससे भी बेहतरीन आपका ये सॉल्यूशन रहा, है ना बच्चों। तो जो भी डीपीपी सॉल्विंग सेशन देख रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 जरूर देखें। जो भी टॉपिक्स वगैरह कवर करना है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप पूरे का पूरे सेशन देखें, तभी आपको जो है चाहे जेई मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट में बहुत अच्छे स्कोर के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो बच्चों, तो डीपीपी सेशन आप जरूर देखें। सारे कॉन्सेप्ट को भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है जहाँ पे जो भी यूज हुआ है, और बच्चों सॉल्यूशन तो आप देख ही रहे होगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 सो दैट रे इज पैरेलल टू बेस इनसाइड द प्रिज्म। बच्चों आपके पास फिगर दिखा दे रहा है ABC। ABC क्या है? हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है। ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, म्यू भी √3 गिवन है बच्चों, तो म्यू की वैल्यू भी √3 गिवन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द रे इज पैरेलल टू बेस इनसाइड द प्रिज्म। अगर रे बच्चों पैरेलल है बेस के, दैट मीन्स ये जो एंगल R1 होगा और ये जो एंगल R2 होगा, एंगल R1 विल बी इक्वल्स टू एंगल R2, तभी तो पैरेलल हो सकता है रे बेस में। ठीक है, R1 अगर R2 के इक्वल है बच्चों, तो एक आपको फॉर्मूला याद होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज R1 प्लस R2। याद है बच्चों, सिंस R1 इज इक्वल्स टू R2, सो वी कैन से A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1 और 2 टाइम्स ऑफ R2 कह सकते हैं। R1 R2 को इक्वल कर दीजिए तो आपको 2 R2 मिलेगा, R2 को R1 कीजिएगा 2 R1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये कहानी समझ में आ गया। हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पे क्या करते हैं बच्चों, अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग Snell's law at refracting face AB, at refracting face AB। AB फेस पे क्या करते हैं बच्चों, अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, R क्या है? R1 है, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। μ1 एयर है तो 1 ले लेते हैं, इंटू साइन ऑफ एंगल आई विच इज इक्वल्स टू μ2, μ2 √3 गिवन है बच्चों, साइन ऑफ R1। R1 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको होगा कि सर ए की वैल्यू अगर 60 है तो 60/2 हमारा R1 हो जाएगा, दैट इज R1 की वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, सो साइन ऑफ 30। ऑलराइट बच्चों, आइए sin I is equals to √3 टाइम्स ऑफ sin 30 दैट इज 1/2, सो √3/2 हो जाएगा। अब बच्चों sin I इज इक्वल टू √3/2 तो sin 60 पे होता है, √3/2 sin 60 पे होता है, sin कैंसिल, सो I इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। I की वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 60, तो अपना थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही बच्चों बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।